हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की है, जिसका हम पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और यह इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। और इस सीरीज के हर पार्ट में आपको डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। ओके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। ओके बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में 26,778 करोड़ रुपए की लागत वाले 821 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन व शिलान्यास किसने किया है? तो बच्चों, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जितेंद्र सिंह, दूसरा दिया है राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है आपका नितिन गडकरी और चौथा ऑप्शन दिया है अमित शाह। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि नितिन गडकरी। और बच्चों, अगर हम बात करें कि नितिन गडकरी तो ये कौन है? वर्तमान में केंद्रीय सरकार में नितिन गडकरी कौन है? तो ये वर्तमान में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री। ओके बच्चों, तो नितिन गडकरी जो है वो कौन है? वर्तमान में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री। अब यहाँ पर देखिए आप, राजमार्ग मंत्रालय आया है और यहाँ पर जो उद्घाटन हुआ है वो भी किसका हुआ है? राष्ट्रीय राजमार्गों का। तो इसको हम आसानी से याद कर लेंगे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन सी, यानी कि नितिन गडकरी। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, गडकरी ने कानपुर में 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का, ओके, और लखनऊ में आपकी 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का, व प्रयागराज के श्रृंगबेरपुर धाम में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो बात यहाँ पे कर लेते हैं कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बाकी सब जानते होंगे। तो यहाँ पे दिया है कि प्रयागराज के श्रृंगबेरपुर धाम में। तो बच्चों, ये जो जगह है ये आपके प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, श्रृंगबेरपुर। ठीक है, ये एक गांव है, श्रृंगबेरपुर नाम का एक गांव है। और ये जो है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से देखें, जो आपका हिंदू धर्म का ग्रंथ है रामायण, उसमें इसका क्या दिया गया है? विवरण दिया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में गंजाम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है, यह किस राज्य में स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार व राजस्थान। पूछा गया है खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित करने वाला जिला कौन, क्या नाम है? गंजाम जिला। और आपका ये किस राज्य में स्थित है? तो आपके 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार व राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उड़ीसा। यानी कि जो गंजाम जिला है वो आपका कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। ओके, देखिए देखते हैं इसकी डिटेल। इस जिले में निर्भय कड़ी नामक एक कार्यक्रम चलाया गया था। इस जिले में जो कार्यक्रम चलाया गया था किसके लिए? बाल विवाह रोकने के लिए। और इस कार्यक्रम के तहत वहां के जितने भी स्कूल हैं, ये आदेश दिया गया था, वहां का जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन, उसने यह आदेश दिया था सभी स्कूलों में अगर 18 साल से कम उम्र की लड़कियां स्कूल अगर 5 दिन तक नहीं आती हैं तो आप क्या करेंगे?
स्कूल वालों को ये आदेश था कि वो प्रशासन को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो और ये जो योजना है इसकी शुरुआत इस जिले ने 2019 में की थी। तो इसके साथ साथ 2020 और 2021 का जो डेटा निकाला गया है, इन 2 सालों में इस जिले में कोई भी बाल विवाह नहीं हुए हैं। इसलिए जो गंजाम जिला है इसने अपने आप को क्या किया है, बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। ओके, तो अब जैसे राज्य आया था उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में देखेंगे। उड़ीसा, उड़ीसा राज्य की अगर हम राजधानी की बात करें तो बच्चों वो क्या हो जाएगी आपकी, भुवनेश्वर। उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर। और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है बच्चों, नवीन पटनायक। तो उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, नवीन पटनायक। और अगर हम बात करें उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल की तो उनका नाम क्या है, गणेशी लाल। क्लियर है। और उड़ीसा के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, गणेशी लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, हाल ही में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। तो जो महोत्सव है आपका उसका नाम क्या है, लोसर महोत्सव। हमसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। और ये जो महोत्सव है ये किससे संबंधित है, आपका तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या है, अंडमान निकोबार, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है मेघालय और चौथा ऑप्शन दिया है आपको अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि लद्दाख। तो इस महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, लद्दाख में। आइए देखते हैं इसकी डिटेल। देखिए दिया है लोसर एक तिब्बती शब्द है, यानी कि जो महोत्सव का नाम है लोसर, वो शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपका ये तिब्बती भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या, नया साल। यानी कि नए साल के अवसर पर इस त्योहार का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और यह 15 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि इस महोत्सव को मनाने की जो अवधि है वो आपकी कितनी है, 15 दिन तक। ठीक है, और चलो देखते हैं आगे। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल, अब जैसे बात आ रही है आपके लद्दाख की, तो लद्दाख के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, श्री राधा कृष्ण माथुर। क्लियर है बच्चों, लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, श्री राधा कृष्ण माथुर। अब लद्दाख, तो लद्दाख जो है इसमें वर्तमान कौन है, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल जो होते हैं आपके वो यूटी में होते हैं। यूटी में या तो उपराज्यपाल होंगे या फिर प्रशासक की पोस्ट होती है। ओके, और जो लद्दाख है आपका, इसको यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जो कि आपका कब घोषित किया गया है, 2019 को। और यह किससे अलग होकर बनाया गया था, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो इस प्रकार से 2019 में आपके 2 यूटी हो गए थे, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम, यानी कि इसको अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ONGC। इसका फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। क्लियर है, तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है आपको ऑप्शन अलका मित्तल, दूसरा ऑप्शन दिया है सुभाष कुमार, तीसरा ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र सिन्हा और चौथा ऑप्शन दिया है आपको इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अलका मित्तल। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए दिया है, यह किसी भी महारत्न कंपनी में शीर्ष पद ग्रहण करने वाली पहली महिला है। यानी कि जो ONGC है वो आपकी कैसी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। और महारत्न कंपनियों में अभी तक शीर्ष पद को ग्रहण करने वाली कौन है, पहली महिला, जिनका नाम क्या है, अलका मित्तल। और ये कौन सी महारत्न कंपनी की प्रबंध निदेशक बनी है, तो आपका हो जाएगा ONGC। ओके,
अब ओएनजीसी आया है, तो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, तो ये कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। और यदि हम बात करें कि ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इसको कब स्थापित किया गया था, तो ओएनजीसी की जो स्थापना है वो आपकी हुई थी 14 अगस्त 1956 या 14 अगस्त 1956 को। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, हाल ही में सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया, वह कौन थी? अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो हमसे पूछा गया है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संगीतकार, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता व लेखिका। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक कार्यकर्ता। देखते हैं इनके बारे में। देखिए क्या लिखा है, इन्हें अनाथों की मां के रूप में जाना जाता था। अनाथों की मां के रूप में क्यों जाना जाता था? इनको जैसे ये संज्ञा दी गई है सिंधुताई सपकाल को अनाथों की मां, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 2000 अनाथ बच्चों को क्या किया था? गोद लिया था और उनका पालन पोषण किया था। ठीक है, यानी कि अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने क्या किया है? 2000 बच्चों को गोद लिया था, वो भी कैसे बच्चे? अनाथ बच्चे, और उनको गोद लिया, उनको पाला पोसा, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? अनाथों की मां कहा जाता था। ठीक है, और अभी हाल ही में 2021 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आज का। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? पेपरलेस कोर्ट का मतलब क्या हो गया? जो आपका कोर्ट है वो कैसा हो गया? डिजिटल। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका उड़ीसा उच्च न्यायालय, दूसरा है केरल उच्च न्यायालय, तीसरा है ग्वालियर उच्च न्यायालय और चौथा आपको दिया है पटना उच्च न्यायालय। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय भारत का ऐसा पहला उच्च न्यायालय है जो आपका कैसा हो गया है? पेपरलेस कोर्ट, या कह सकते हैं इसको डिजिटल तरीके से बनाया गया है। अभी ये पूर्ण रूप से डिजिटल तरीके से नहीं बना है, अभी इसके 6 कोर्ट रूम को क्या किया गया है? 6 कोर्ट रूम का डिजिटलाइजेशन किया गया है। ओके बच्चों, अब जैसे दिया है केरल केरल उच्च न्यायालय की बात हुई थी, तो केरल उच्च न्यायालय के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है एस मणि कुमार। तो फ्रेंड्स इसका जो इस प्रेजेंट में आपके जो चीफ जस्टिस हैं केरल हाई कोर्ट के, तो उनका नाम क्या है? एस मणि कुमार। और यदि हम बात करें कि जो केरल उच्च न्यायालय है वो केरल राज्य के कौन से शहर में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कोच्चि। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि केरल उच्च न्यायालय जो है वो केरल राज्य के किस शहर में स्थित है, तो आपका कोच्चि में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, हाल ही में अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमसे पूछा गया है कि वे किस देश के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इजराइल, केन्या, दक्षिणी सूडान और चौथा ऑप्शन दिया है आपको सूडान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सूडान। यानी कि अब्दुल्ला हमदोक जो हैं ये कहाँ के अभी प्रधानमंत्री थे? सूडान के, जिन्होंने क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। क्लियर है? देखिए सूडान की बात आई है तो सूडान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूडान जो है आपका, अगर हम बात करें सूडान की राजधानी की, तो वो आपकी हो जाएगी खार्तूम। और यदि हमसे पूछा जाए कि जो सूडान है आपका वो पृथ्वी के कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्लियर है बच्चों? यानी कि जो सूडान है वो आपके कौन से महाद्वीप का देश है? अफ्रीका का। और जो सूडान की राजधानी है वो क्या है? खार्तूम। और यदि हम बात करें सूडान की मुद्रा की, वर्तमान में वहां पे जो मुद्रा चलती है यानी कि करेंसी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? पाउंड।
क्लियर है बच्चों? आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, हाल ही में तेलंगाना में अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है, जो कि किसने रखी है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, तीसरा ऑप्शन दिया है अमित शाह, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल। अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला किसने रखी है? सर्बानंद सोनोवाल ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के किस राज्य में, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? तेलंगाना। क्लियर है? आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसके साथ इन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल भी शुरू की है। यानी कि जब इन्होंने यह आधारशिला रखी और इसके साथ ही एक नया कार्यक्रम भी आयोजित किया है इन्होंने, जिसका नाम क्या है? 75 करोड़ सूर्य नमस्कार। और जो सूर्य नमस्कार है ये भी आपका योग का ही एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है सूर्य नमस्कार? आपका योग का हिस्सा है। और जैसे यहाँ पे लिखा है 75 करोड़, तो यहाँ पे जो 75 जो काउंटिंग ली गई है, इसका मतलब है कि हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हो गए हैं? 75 साल हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भारत सरकार की तरफ से ये जो महोत्सव आयोजित किया गया है, आजादी के अमृत महोत्सव, उसके तहत क्या किया जा रहा है? इस पहल को शुरू किया जा रहा है। और इसमें जो उद्देश्य है वो ये है कि 21 दिनों में 75 करोड़ लोगों से क्या किया जाएगा? करवाया जाएगा, सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU, ठीक है, नया वेरिएंट फिर से आ गया है कोविड-19 का, जिसका नाम क्या है? IHU। तो हमसे पूछा गया है कि ये किस देश में खोजा गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, चाइना, इजराइल, और चौथा है आपका फ्रांस। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस में। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जो कोविड-19 है ये बहुत खतरनाक है, हर महीने अपने नए नए अपने जो वेरिएंट लॉन्च कर देता है। ठीक है, देखिए बात आ रही है फ्रांस की, तो फ्रांस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है आपकी? पेरिस। और अगर हम बात करें फ्रांस जो आपका देश है, ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। ओके बच्चों, तो फ्रांस आपका कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। और जो फ्रांस की राजधानी है वो वर्तमान में क्या है? पेरिस। फ्रांस की मुद्रा की अगर हम बात करें, यानी कि करेंसी, तो वो आपका हो जाएगा क्या? यूरो। और फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति, तो इनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं तो इनका नाम क्या है बच्चों? जीन कॉस्टेक्स। ठीक है, वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जीन कॉस्टेक्स। और वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। तो ये आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए 6,872 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा दिया है महाराष्ट्र, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है आंध्र प्रदेश। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्वेश्चन में दिया गया था जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए 6,872 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो इतने करोड़ रुपए की मंजूरी जो दी गई है वो किस राज्य को दी गई है? तो वो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। आइए इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। इस योजना के तहत 3,213 गांवों को क्या होगा? जो 3,213 गांव हैं
वहां के 6.56 लाख यानी कि 6,56,000 परिवार क्या होंगे, लाभान्वित होंगे किससे, इस योजना से। ठीक है, और यह जो योजना है कौन सी, जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत की यदि हम बात करें तो ये कब हुई थी, मोदी जी ने की थी, और कब की थी, 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, जब दोबारा से सरकार बनी है तो उस टाइम पे क्या हुआ है, जल जीवन मिशन की शुरुआत की घोषणा की गई थी। और इसका जो इस मिशन का उद्देश्य है वो क्या है कि भारत के सभी गांवों को, भारत के सभी परिवारों को, सॉरी, क्या बोला गया है कि भारत, इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है आपका, भारत के सभी परिवारों में जो आपका जल की आपूर्ति है वो किससे कराई जानी है, नल से। यानी कि सभी शहरों को, सभी गांवों को, सभी कस्बों को क्या करना है, अच्छे तरीके से पाइपलाइन से जोड़ना है। ठीक है, और जो आपकी जल की आपूर्ति है वो किससे करानी है, नल के द्वारा करानी है। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य यही है। और अगर हमसे पूछा जाए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस मिशन की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 2019 को। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 MCQs। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज के सभी जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आए होंगे। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के साथ, ताकि उनको भी, उनकी भी तैयारी जो है वो अच्छी हो सके। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, जय हिंद।